तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे डेडली डजन के बारे में। डेडली डजन में लिथल 6 हमने कर लिए। लिथल 6 कौन कौन से हैं एक बार फिर देख लेते हैं। इसका निमोनिक था एटम, FC, ये हमने कर लिए। मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको। एटम से क्या क्या, एटम से क्या आता है, एटम से आता है एयरवे, ए से आता है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, टेंशन न्यूमोथोरेक्स, ओपन न्यूमोथोरेक्स, मैसिव हीमोथोरेक्स, फ्लेल चेस्ट, कार्डियक टेम्पोनार्ड। ठीक है ना, कार्डियक टेम्पोनार्ड। अब हम पढ़ेंगे हिडन 6, यानी कि जिनमें पोटेंशियल है लाइफ थ्रेटन करने, पोटेंशियल लाइफ थ्रेटनिंग जिसको बोलते हैं। ठीक है, हिडन 6 में हमारे पास टार्ड है, थोरेसिक एओर्टिक डिस्ट्रप्शन, TBI है, ट्रैकियोब्रोंकियल इंजरी, मायोकार्डियल कंट्यूजन है, रप्चर ऑफ द डायफ्राम, इसोफेजियल रप्चर और पल्मोनरी कंट्यूजन है। ठीक है, तो ये सारों पे एक एक करके हम नज़र डालेंगे। सबसे पहले हमारे पास है थोरेसिक एओर्टिक डिस्ट्रप्शन। ठीक है ना, थोरेसिक एओर्टिक डिस्ट्रप्शन जो होती है वो देखिए ऑटोमोबाइल कोलिजन के साथ और फॉल फ्रॉम द ग्रेट हाइट, इन दोनों की वजह से थोरेसिक एओर्टिक डिस्ट्रप्शन हो सकती है। ठीक है, अच्छा ये हो गया। ठीक है, थोरेसिक एओर्टिक डिस्ट्रप्शन में देखिए सडन डेथ होती है बिफोर रीचिंग टू द हॉस्पिटल। ठीक है, अच्छा अगर एडवेंटिशिया इंटैक्ट है ना थोरेक्स की एनाटॉमी में पढ़े तो वहाँ पे एक लेयर है एडवेंटिशिया। एडवेंटिशिया अगर इंटैक्ट है और तो पेशेंट जो है ना स्टेटस उसका स्टेबल रहता है। ठीक है ना, अगर एडवेंटिशिया इंटैक्ट है तो। ठीक है, बाय फार देखें मोस्ट कॉमन साइट अब थोरेक्स है ना, यहाँ से निकलती है राइट लेफ्ट वेंट्रिकल से, थोड़े एओर्टा फिर असेंडिंग ट्रांसवर्स डिसेंडिंग। ठीक है, फिर आर्च ऑफ एओर्टा, फिर डिसेंडिंग एओर्टा, इस तरह। ठीक है, अब ये कहता है कि इस पॉइंट पे मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है, वो ये है प्रॉक्सिमल डिसेंडिंग एओर्टा। ठीक है, डिसेंडिंग एओर्टा का प्रॉक्सिमल पार्ट, जहाँ पे इस पॉइंट पे जो सब क्लेवियन आर्टरी निकलती है। ठीक है, इस पॉइंट पे क्या निकलती है, सब क्लेवियन आर्टरी। ठीक है ना, ठीक है, और ये पॉइंट क्या है, डिस्टल टू लिगामेंटम आर्टेरियोजम है। ये पॉइंट क्योंकि फिक्स्ड होता है इसलिए इस जगह में इंजरी भी ज़्यादा होती है। ठीक है, ठीक है ना। अब क्लिनिकल फीचर्स की बात करें थोरेसिक एओर्टिक डिस्ट्रप्शन की, तो कोई ख़ास क्लिनिकल स्पेसिफिक जो क्लिनिकल फीचर्स नहीं है। ठीक है, क्योंकि पेशेंट इस तरह के पेशेंट्स हॉस्पिटल आने से आएगा तो कोई क्लिनिकल फीचर का पता चलेगा ना, आने से पहले ही अल्लाह के पास चला जाता है। ठीक है, अच्छा बहरहाल जो भी पेशेंट आपके पास आए अगर उसमें एसिमेट्री हो अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटी के BP में और वाइडनिंग हो, एक्सरे आप करा लें, उसमें वाइडेंड पल्स प्रेशर हो। ठीक है, और चेस्ट वॉल कंट्यूजन के साथ आए आपके पास, विजिबल चेस्ट वॉल कंट्यूजन, तो ऐसे पेशेंट को आप सस्पेक्ट कर सकते हैं कि इसको थोरेसिक एओर्टिक डिस्ट्रप्शन तो नहीं हुई है। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आपने जहन में रखना है। आप एरेक्ट एक्सरे, चेस्ट एक्सरे कराएंगे तो वाइडेंड मीडियस्टिनम नज़र आएगी आपको। वाइडेंड मीडियस्टिनम ये हम पढ़ेंगे बाद में कि वाइडेंड मीडियस्टिनम को एक्सरे में कैसे देखा जाता है। ठीक है ना, ठीक है। अब डायग्नोसिस कैसे बनाई जाती है, डायग्नोसिस देखें, आर्टीरियल पल्स CT स्कैन किया जाता है, किसका, मीडियस्टिनम का आर्टीरियल फेज CT स्कैन किया। आर्टीरियल पल्स लिखा हुआ है, इसको फेज कर दो, आर्टीरियल फेज CT स्कैन निकाला जाता है और उसी से डायग्नोसिस कंफर्म की जाती है। ठीक है, मैनेजमेंट देखें, इनिशियल जो मैनेजमेंट है इट कंसिस्ट ऑफ कंट्रोल ऑफ BP लेस देन 100 पे। आप देखें आपका जो एओर्टा है वो ब्लीड कर रहा है तो आप BP हाई रखना चाहेंगे या लो रखना चाहेंगे, डेफिनेटली लो पे रखना चाहेंगे। ठीक है ना, इसीलिए इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम BP 100 से नीचे पे रखते हैं। ठीक है ना, और उसके बाद एंडोवेस्कुलर EVIAS एंडोवेस्कुलर इंट्रा एओर्टिक स्टेंट हम जो है डाल सकते हैं। और
या फिर अगर टीयर है इसको हम डायरेक्ट रिपेयर कर सकते हैं, एक्सीजन एंड ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। इसमें डेक्रोग्राफ्ट लगता है, डेक्रोग्राफ्ट याद रखें। और ये थोरेसिक सर्जन का काम है, ये जो है TLS प्रोवाइडर का काम नहीं है, ठीक है ना। न सिर्फ थोरेसिक सर्जन बल्कि इसमें वेस्कुलर सर्जन भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना। वेस्कुलर सर्जन क्योंकि वेसल है ना एओर्टा, तो वेस्कुलर सर्जन इसको क्या करेगा, रिपेयर करेगा, ठीक है। जहाँ तक थोरेकोटोमी की बात है, थोरेकोटोमी तक थोरेसिक सर्जन इन्वॉल्व होगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास है ट्रेकियोब्रोंकियल इंजरी, ठीक है, TBI ट्रेकियोब्रोंकियल इंजरी। मैं कभी कभी ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी को भी TBI लिखता हूँ, लेकिन वो हम ब्रेन के चैप्टर में लिखेंगे, इसमें नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। ये भी एक पोटेंशियल लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जो हिडन 6 में ये हमारे पास लिस्ट में है, ठीक है। अच्छा, पेशेंट जो है इसमें भी जो ट्रेकियोब्रोंकियल इंजरी है इसमें भी पेशेंट डाई एट सीन इफ़ ट्रांजैक्शन, पूरी ट्रांजैक्शन हुई है ना ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री की, तो पेशेंट उधर ही मर जाएगा, ठीक है, हॉस्पिटल नहीं पहुंचेगा, ठीक है। अच्छा देखें, सीवियर सबक्यूटेनियस एम्फाइजीमा होगा इस पेशेंट को, और रेस्पिरेटरी कंप्रोमाइज़ होगा, सीवियर रेस्पिरेटरी कंप्रोमाइज़। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें ट्रेकियोब्रोंकियल इंजरी की, तो ओनली पार्शियल इंजरी विल रीच हॉस्पिटल। अगर कंप्लीट इंजरी है तो पेशेंट डाई एट सीन होगा, पार्शियल इंजरी है तो फिर भी हॉस्पिटल पहुंच सकेगा पेशेंट, ठीक है ना। अच्छा, ऐसे केसेस में आप चेस्ट इंट्यूबेट करेंगे, पेशेंट की इंट्यूबेशन करेंगे, और आप इंट्यूबेशन में देखेंगे कि लार्ज एयर लीक होगी इसमें, ठीक है, बबल्स होंगे अंडर वाटर सी में, ठीक है, कोलैप्स ऑफ द लंग। उसके बाद जब कोलैप्स होगा लंग तो वो फेल्स टू री एक्सपेंड, ठीक है ना। तो ये कुछ क्लिनिकल फीचर्स हैं ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के, ट्रेकियोब्रोंकियल इंजरी के, ठीक है ना। अब ट्रेकियोब्रोंकियल इंजरी की मैनेजमेंट की बात करें, मैनेजमेंट में जो है इट इज़ आइडेंटिफाइड इन द सेकेंडरी सर्वे, ठीक है ना, प्राइमरी सर्वे में नहीं, सेकेंडरी सर्वे ऑफ ATLS प्रोटोकॉल में इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। अगर फेल करता है लंग री एक्सपेंड नहीं हो पाता, तो हमने सेकंड ड्रेन डालनी है। पहली ड्रेन तो हमने डाल ली थी ना, चेस्ट इंट्यूबेशन की थी, अगर री एक्सपेंड नहीं होता तो हम सेकंड ड्रेन डाल देंगे। याद रखें, ब्रोंकोस्कोपी इज़ द डायग्नोस्टिक फॉर ट्रेकियोब्रोंकियल इंजरी, ब्रोंकोस्कोपी। जिस तरह हमने कहा था कि CT आर्टीरियल फेस CT इज़ द डायग्नोस्टिक फॉर थोरेसिक एओर्टिक डिसरप्शन, इसी तरह ट्रेकियोब्रोंकियल इंजरी के लिए ब्रोंकोस्कोपी जो है डायग्नोस्टिक है, ठीक है। ट्रेकियल बाइफर्केशन, जहाँ पे ये ट्रेकिया बाइफर्केट होता है ना, उस जगह में जहाँ पे ये कैरिना होता है वो जगह ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। अगर वो उस जगह के पास है तो वो ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, और ब्रोंकोस्कोपी से हम ईज़िली डायग्नोस कर सकते हैं। देखें, ट्रेकियोब्रोंकियल इंजरी की हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ETT डालेंगे ऑन द अनअफेक्टेड ब्रोंकस में हम ETT डाल देंगे, और ऑपरेटिव रिपेयर करेंगे जो भी ट्रेकियोब्रोंकियल इंजरी हुई है उसकी, ठीक है ना। उसके बाद देखें मायोकार्डियल कंट्यूजन, तीसरे नंबर पे हमारे पास कौन है, मायोकार्डियल कंट्यूजन। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, ट्रेकियोब्रोंकियल इंजरी पढ़ी और थोरेसिक एओर्टिक डिसरप्शन पढ़ा, ठीक है, ये दोनों चीज़ें पढ़ी हैं। अब मायोकार्डियल कंट्यूजन हमारा बाकी है, ठीक है। इसके अलावा 3 और हैं, 6 हमने कहा था ना हिडन 6, ऐसा नहीं कि ये लास्ट है। अच्छा, मायोकार्डियल कंट्यूजन, अच्छा इसमें क्या होता है, ब्लंट इंजरी, ये बिल्ड लिखा हुआ है, ब्लंट इंजरी टू द प्रीकॉर्डियम होना, प्रीकॉर्डियम है ये, पेरिकार्डियम नहीं है, प्रीकॉर्डियम हो तो मायोकार्डियल कंट्यूजन होता है। ये भी सेकेंडरी सर्वे ऑफ द ATLS प्रोटोकॉल में हम अंडर ECG और इको गाइडलाइन उसमें हम इवेल्युएट करते हैं, ठीक है ना। यानी कि क्या कहता है, इट इज़ डायग्नोज्ड ड्यूरिंग द सेकेंडरी सर्वे व्हेन इन्वेस्टिगेशंस लाइक ECG एंड इको आर डन, ठीक है ना। क्लिनिकल फीचर्स एसिम्टोमेटिक होती है ये, ठीक है, मायोकार्डियल कंट्यूजन। अब ब्लड प्रेशर लो, हार्ट रेट हाई, ठीक है, हाई साइंस ऑफ हाइपोटेंशन, ठीक है, हाइपोटेंशन एंड टेकिकार्डिया, हाइपोटेंशन टेकिकार्डिया आर साइंस ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक, ठीक है, और कार्डियोजेनिक शॉक, ठीक है ना। ECG अब नॉर्मल फाइंडिंग आएगी इसमें ECG में, और डिसरिथमियास होंगे, ठीक है।
एबनॉर्मल ईसीजी चेंजेस होंगे, डिसरीथमियास होंगे। मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे? मैनेजमेंट अगर हीमोडायनेमिकली एचडी हीमोडायनेमिकली स्टेबल है पेशेंट तो कंजर्वेटिव रखेंगे, आइनोट्रोपिक सपोर्ट देंगे टू मेंटेन द बीपी। फॉलिंग बीपी को मेंटेन करने के लिए, ये फॉलिंग है, इसको मैं फॉलिंग कहता हूँ, ठीक है। इसी तरह क्लोज मॉनिटरिंग रखेंगे क्योंकि सडन एरिथमियास हो सकते हैं ऐसे पेशेंट को। सर्जरी इसमें मायोकार्डियल कंडीशन में सर्जरी इज़ रेयरली रिक्वायर्ड, ठीक है। मैंने क्या लिखा है? रेयरली सर्जरी नीडेड लिखा हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, ये था मायोकार्डियल कंट्यूजन। चौथा हमारे पास चौथी टाइप ऑफ इंजरी थी डायफ्रामेटिक रप्चर। देखें, डायफ्रामेटिक रप्चर भी जो मोस्ट कॉमन कॉज है इसकी ब्लंट इंजरी है टू द चेस्ट, ठीक है। जिस तरह हमारी मायोकार्डियल कंट्यूजन में ब्लंट इंजरी टू द प्रिकॉर्डियम थी, चेस्ट थी, इसी तरह डायफ्रामेटिक रप्चर में भी ब्लंट इंजरी की वजह से ये होता है मोस्ट कॉमनली, ठीक है। यूजुअली जो डायफ्रामेटिक रप्चर होता है ना वो लेफ़्ट साइड पे होता है। क्यों? क्योंकि राइट साइड पे लिवर एज अ कुशन मौजूद होता है, जितनी भी फोर्स लगती है लिवर एब्जॉर्ब करता है और खुद शेयर होता है, लेकिन डायफ्राम को कुछ होने नहीं देता राइट साइड पे, ठीक है। एब्डोमिनल विजरा, ऐसे केसेस में जब डायफ्राम रप्चर हो, एब्डोमिनल विजरा लाइक स्टमक, ट्रांसवर्स कोलोन, ये सारे ऊपर जाते हैं थोरेक्स में। क्यों? क्योंकि थोरेक्स में नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर होता है, सकिंग प्रेशर होता है, इसको मैं सकिंग प्रेशर कहता हूँ, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें डायफ्रामेटिक रप्चर में तो एसिम्प्टोमेटिक रहता है ये फॉर मंथ्स, याद रखें, एसिम्प्टोमेटिक रहता है ये फॉर मंथ्स। फिर रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी होती है लार्ज टीयर्स के साथ, ठीक है। लार्ज टीयर्स हों दे कैन कॉज रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी। क्यों? क्योंकि हर्निएशन होती है ना, नीचे से गट ऊपर जाएगा, स्टमक ऊपर जाएगा, ठीक है, एब्डोमिनल विजरा की, ठीक है। और न्यूमोथोरेक्स होता है, ठीक है। ये दो कॉजेज़ हैं कि रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी इन डायफ्रामेटिक रप्चर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एनजी डालो पेशेंट को, ठीक है, और एक्सरे करो तो क्या होता है, स्टमक थोरेक्स में आपको नज़र आएगा ऐसे पेशेंट में, ठीक है, अगर हर्निएशन है तो। मोस्ट कॉमनली ये भी सेकेंडरी सर्वे ऑफ ATLS प्रोटोकॉल में डील किया जाता है। सीटी स्कैन विद कंट्रास्ट किया जाता है। वाट्स वीडियो असिस्टेड थोरेकोस्कोपी, ठीक है ना, वीडियो असिस्टेड थोरेकोस्कोपी जो है ये, या फिर लेप्रोस्कोपी, इसमें एक्यूरेट इवेल्युएशन, मोस्ट एक्यूरेट इवेल्युएशन वीडियो सीटी स्कैन से नहीं बल्कि वीडियो असिस्टेड थोरेकोस्कोपी और लेप्रोस्कोपी से की जाती है, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, डायफ्रामेटिक रप्चर की हम रिपेयर करेंगे, रिकमेंडेड है, अच्छा, इन ऑल केसेस, बिकॉज क्या होता है कि थोरेक्स में जो है ना वो नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर, सकिंग प्रेशर होता है, एब्डोमिनल जो प्रेशर जो ब्लोइंग प्रेशर होता है, तो ठीक है ना। फिर इस केस में फिर हर्निया हो जाता है, और हर्निया जब होता है ना, नीचे से गट, ट्रांसवर्स कोलोन, स्टमक ऊपर जाते हैं तो उनकी स्ट्रेंगुलेशन होने का ख़तरा होता है, और एक बार स्ट्रेंगुलेशन हो गई तो मोर्टेलिटी हाई रहती है, ठीक है ना। अच्छा, अप्रोचेस दो हैं रिपेयर के, दो अप्रोचेस हैं, एक है एब्डोमिनल अप्रोच और एक है थोरेसिक अप्रोच। एब्डोमिनल अप्रोच जो है एक्यूट डायफ्रामेटिक रप्चर में हम एब्डोमिन तक जा सकते हैं। थोरेसिक अप्रोच में हम देखें ओल्ड रप्चर्स हों तो हम थोरेसिक अप्रोच कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ओल्ड रप्चर्स एक महीने मंथ, मैंने आपको क्या कहा था कि एसिम्प्टोमेटिक रहती है ये मंथ्स तक, तो मंथ्स तक जब जो है एब्डोमिन में एडहेरेंस बन जाते हैं, और अगर आप एब्डोमिन साइड से आप व्यू करना चाहें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एडहेरेंस होने की वजह से पहुँच मुश्किल हो जाती है, जिसकी वजह से हम जो ओल्ड रप्चर्स हैं उनमें थोरेसिक अप्रोच रखते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हम रिड्यूस करते हैं, एक बार अंदर जाके हम रिड्यूस करते हैं कंटेंट्स को, क्लोज़ करते हैं पैराइटल प्लूरा को, ठीक है। उसके बाद लार्ज टीयर्स को रिपेयर करते हैं विद प्रोलीन मेश, और स्मॉल टीयर्स को इंटरप्टेड स्विचर्स ऑफ द प्रोलीन से, नो मेश रिक्वायर्ड फॉर स्मॉल टीयर्स, ठीक है। इसमें फ़ायदा ये है कि लेस वेस्कुलर कॉम्प्रोमाइज़ होगा, ठीक है ना, एक प्रोलीन वाली जो इंटरप्टेड स्विचर्स में लेस वेस्कुलर कॉम्प्रोमाइज़ होगा, ठीक है, क्योंकि डायफ्राम है सेगमेंटेड ब्लड सप्लाई, इसकी वजह से जो है वेस्कुलर कॉम्प्रोमाइज़ कम होगा। उसके बाद है इसोफेजियल रप्चर, हमने डायफ्रामेटिक रप्चर पढ़ लिया। इसोफेजिक डिसरप्शन या इसोफेजिक
रप्चर, ये हमारा पांचवा हिडन जो है 6 है। ठीक है, देखिए इसोफेगस कौन कौन सी होती है, सर्वाइकल, थोरेसिक, एब्डोमिनल, इसोफेगस। ठीक है, तो हम थोरेक्स पढ़ रहे हैं, इसलिए हम सर्वाइकल पार्ट और थोरेसिक पार्ट पे ही फोकस करेंगे, एब्डोमिनल पार्ट पे नहीं फोकस करेंगे। ठीक है ना। जिस तरह डायफ्रामेटिक रप्चर और पेरिकॉर्डियल कार्डियक जो कंट्यूजन्स हैं, मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको कहा था कि ये देखें मायोकार्डियल कंट्यूजन ब्लंट फोर्स की वजह से, डायफ्रामेटिक रप्चर ब्लंट फोर्स की वजह से। इसी तरह जो इसोफेजियल रप्चर है ये ब्लंट फोर्स की वजह से नहीं हो, बहुत रेयर होती है। ठीक है, इसोफेजियल रप्चर ब्लंट फोर्स की वजह से रेयरली होती है। ठीक है, 0.1% चांसेस होते हैं। ठीक है ना। अच्छा, ये होती कैसे है, सीवियर ब्लो टू द अपर एब्डोमेन। ठीक है, होता क्या है, फिर अपर एब्डोमेन पे ब्लो लग जाए तो गैस्ट्रिक कंटेंट्स फिर तेज़ी से हाई वेलोसिटी के साथ ईसोफेगस में घुस जाते हैं। ठीक है, हाई वेलोसिटी के साथ, उससे क्या होता है, लीनियर टीयर पड़ जाता है लोअर इसोफेगस में और लीकेज इनटू द मीडियास्टिनम हो जाती है। लीकेज ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट अब मीडियास्टिनम में जाए पेशेंट को, तो कितनी वो खतरनाक बात है। ठीक है, याद रखें इसोफेगस का कि जो है देर इज़ नो सीरोजल कवरिंग ऑफ इसोफेगस, जिसकी वजह से कोई भी लीक होता है ना वो डायरेक्टली मीडियास्टिनम में आ जाता है, और या फिर वहाँ से फिर प्लूरल कैविटी में, सख्त प्लूरल कैविटी में भी नेगेटिव इंट्राक्रैनियल प्रेशर होता है, वहाँ से प्लूरल कैविटी में जाता है, और फिर बहुत सारे इश्यूज़, एम्फाइजीमा जो कि सबक्यूटेनियस एम्फाइजीमा। ठीक है, मीडियास्टिनल देखें, दो किस्म के एम्फाइजीमास, सबक्यूटेनियस एम्फाइजीमास होते हैं, मीडियास्टिनल एम्फाइजीमास होता हैं। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह रेट्रो इसोफेजियल एयर आपको मिलेगी, अनएक्सप्लेन्ड फीवर होगा विद इन 24 आवर्स। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से लेके ये जो लाइन है। ठीक है, अच्छा क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, क्लिनिकल फीचर्स देखें, दे डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ द टीयर। ठीक है, क्योंकि ऊपर से आ रही है मुंह नोज़ोफेरिंक्स से आ रही है, नीचे डायफ्राम को क्रॉस करके स्टमक में जा रही है, अब कहाँ टीयर है ये डिपेंड करता है क्लिनिकल फीचर्स पे। इसके बारे में जो पूरी वीडियो 10.5 में होगी। ठीक है, अच्छा मैनेजमेंट ऑफ इसोफेजियल रप्चर, हम क्या मैनेज करेंगे इसोफेजियल रप्चर में। ठीक है, देखें जो है इसोफेजियल रप्चर इज़ डिफ़िकल्ट टू डायग्नोज। याद रखें, एक्सरेज में आपको ना मीडियास्टिनल एयर नज़र आएगी, वाइडेंड मीडियास्टिनम नज़र आएगी, और फिर न्यूमोथोरेक्स नज़र आएगा, और प्लूरल इफ्यूजन्स और एम्फाइजीमा नज़र आएगा। ठीक है, ऑल दीज आर अदर टॉपिक्स इन देमसेल्व्स। ठीक है, इनमें से हर एक डिटेल में हम पढ़ेंगे बाद में। अब तक वाइडेंड मीडियास्टिनम इसोफेजियल रप्चर में आई है, और दूसरी कहाँ आई है, दूसरी आई है हमारी वाइडेंड मीडियास्टिनम थोरेसिक एओर्टिक रप्चर में, थोरेसिक एओर्टिक डिसरप्शन में। ठीक है, ये देखें दो जगहों में वाइडेंड मीडियास्टिनम आई है। सही है, अच्छा ठीक है, अब आगे चलें। आगे हमारे पास क्या है कि इसोफेगोस्कोपी हम कर सकते हैं कंबाइंड विथ इसोफेगोग्राम गैस्ट्रोग्राफिन के साथ, तो 90% ऑफ द इसोफेजियल जो इंजरीज हैं वो डिटेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा ट्रीटमेंट, पेशेंट को एनपीओ रखें। ठीक है, कुछ भी ना दें, एनजी डाल दें। ठीक है, आईवी एंटीबायोटिक्स दे दें, फ्लूइड्स दे दें, चेस्ट ट्यूब डाल दें अगर न्यूमोथोरेक्स या फिर हाइड्रोथोरेक्स डेवलप हुआ। अब न्यूमोथोरेक्स और हाइड्रोथोरेक्स पे भी हमारी वीडियोज़ हैं। ठीक है, ऑपरेटिव रिपेयर करेंगे फिर पेशेंट की। ठीक है, अलॉन्ग विथ ड्रेनेज ऑफ द प्लूरल स्पेस में जो चीज़ गई है उसको ड्रेन करके ऑपरेटिव रिपेयर करेंगे। सही है, अब हमारे पास नेक्स्ट है पल्मोनरी कंट्यूजन। ठीक है ना, हमने हिडन 6 में 5 पढ़े और ये लास्ट रहता है। पल्मोनरी कंट्यूजन जो है फोर्स लगती है इन द चेस्ट। ठीक है, शॉक वेव थ्रू द लंग पेरेन्काइमा जब जाती है ना तो ब्रूजिंग ऑफ द लंग हो जाती है, इसी को ब्रूजिंग को कंट्यूजन बोलते हैं। ठीक है ना, हिमरेज हो जाएगी इससे, और इंटरस्टिशियल और एल्वुलर एडिमा हो जाएगा, और कम डिक्रीज हो जाएगी गैसियस एक्सचेंज को मैं एक्सचेंज बोलता हूँ। ठीक है,
गैसियस एक्सचेंज कम होगा, हाइपोक्सीमिया होगा, बाकी सारी चीज़ें आपको पता है, ठीक है। देखें ये भी पोटेंशियली लीथल है पल्मोनरी कंट्यूजन, क्योंकि इसमें हाइपोक्सीमिया होता है और 24 to 48 आवर्स तक की वर्सनिंग हाइपोक्सीमिया रहता है, ठीक है। उसके बाद अगर बच गया तो फिर बच जाएगा पेशेंट, ठीक है। चेस्ट एक्सरे कराएंगे इसमें, ठीक है, और सीटी स्कैन कन्फर्मेटरी है इसमें, याद रखें पल्मोनरी में सीटी स्कैन कन्फर्मेटरी है। हिमोप्टिसिस होता है पेशेंट को, ब्लड इन ईटीटी आएगा। 50% ऑफ द पेशेंट्स को जब आप ईटीटी डालने की कोशिश करेंगे ना तो हिमोप्टिसिस आएगा, ठीक है। ट्रीटमेंट देखें माइल्ड केसेस और सीवियर केसेस में। माइल्ड केसेस में हम ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, एग्रेसिव पल्मोनरी टॉयलेट ये कैसे करते हैं ये भी हम देख लेंगे, और गुड एनाल्जेसिया के साथ रखेंगे। सीवियर केसेस में मैकेनिकल वेंटिलेशन पे डाल देंगे पेशेंट को, फ्लूइड्स देंगे। पेशेंट को यू वॉल्यूमिक रखना ज़रूरी है इस केस में, क्योंकि ऑलरेडी ऑक्सीजन आ ही कम रही है, फिर ऊपर से फ्लूइड भी, ब्लड भी कम गया, तो बाकी टिश्यूज़ का क्या होगा। इसलिए एडिक्वेट परफ्यूजन के लिए पेशेंट को अच्छा वॉल्यूम स्टेटस देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखिए ये एक टर्म है रिसस्टेटिव थोरेकोटमी। देखें रिसस्टेटिव थोरेकोटमी, कोई पेशेंट आपके पास आता है फायर आर्म इंजरी के साथ चेस्ट में, ठीक है, तो इस तरह के पेशेंट में हम रिसस्टेटिव थोरेकोटमी करते हैं, लेकिन ये थोरेसिक सर्जन का काम होता है, ठीक है। थोरेसिक सर्जन, हमने एक बार थोरेकोटमी की हुई है, ठीक है, तो थोरेसिक सर्जन का काम है। वहाँ पे इननोमिनेट वेन इंजरी हुई थी पेशेंट की, और पेशेंट को ना डायफ्रामेटिक इंजरी भी थी, और ऐसे जाके उसने मेन वेसल्स ठीक थी, लेकिन इनोमिनेट वेन नेक के पास, नेक के उधर से निकली थी गोली, ठीक है। वो पेशेंट मुझे अभी तक याद है। अच्छा, लेकिन वो पेशेंट एक्सपायर हो गया था, ड्यूरिंग ऑपरेशन ही एक्सपायर हो गया था, ठीक है। कार्डियोजेनिक शॉक में था, हमने उसकी कार्डियक मसाज भी की थी, और ठीक है। यूजुअल इंडिकेशंस क्या हैं रिसस्टेटिव थोरेकोटमी की? देखें पेनिट्रेटिंग थोरेसिक ट्रामा, वही फायर आर्म इंजरी, एओर्टिक डिसरप्शन फॉर क्रॉस क्लैंपिंग ऑफ एओर्टा, ठीक है। क्रॉस क्लैंपिंग ऑफ एओर्टा करने के लिए हम रिसस्टेटिव थोरेकोटमी करते हैं, ओपन कार्डियक मसाज भी करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थोरेसिक सर्जन की मौजूदगी में करते हैं। अब हम प्रोसीजर्स पढ़ेंगे, ठीक है।